गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जीएसटी के बारे में आप लोग सब जानते होंगे, राइट? एंड आप जानते होंगे कि समय समय के ऊपर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती रहती है, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर कितने परसेंटेज आपको जीएसटी देखने को मिलेगा। अभी हम बात करें रिसेंट कुछ डिसीजंस की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि 3 कैंसर ड्रग्स के ऊपर जो टैक्सेस थे उनको कम कर दिया गया है, 12% से 5% कर दिया गया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी जो कार की सीट कवर होते हैं उसके ऊपर जो आपका टैक्स लगेगा वो पहले 18% था, अब उसको बढ़ा के 28% कर दिया गया है। इस तरह और भी चीजों के ऊपर चेंजेस करे गए हैं। हालांकि एक जो मेजर मुद्दा है वो है आपका हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। यहाँ पर दरअसल ना आज के समय के ऊपर 18% आपको जीएसटी देखने को मिल जाएगा जो आपके हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स होते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या किया गया है, 50 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर फाइनली फैसला लिया जाएगा, यानी कि 50 डेज की ना एक डेडलाइन सेट कर दी गई है। ये जो रेट है 18% का हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, इसको यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली बताया जाएगा कि क्या इस पर्टिकुलर रेट को कम करना है या फिर बिल्कुल खत्म कर देना है या क्या चेंजेस करने हैं। तो इसके बारे में फैसला अगले 50 दिन के अंदर हमें पता लग जाएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की डिस्कशन। डेट है आज की 10 सितंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला दोस्तों जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज डब्ल्यू अनवील्स ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर पैथोजन ओरिजिन इन्वेस्टिगेशन। क्या मीनिंग है इस चीज का? देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आप लोगों ने कोविड 19 पेंडेमिक हम सबने देखा, बिल्कुल। अब कोविड 19 पेंडेमिक में ना एक जो मेजर आज भी कंसर्निंग मुद्दा ये है, वो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि आखिर इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। देखो डेफिनेटली ज्यादातर कंट्रीज बोलती हैं कि वुहान जो चाइना है वहां से इसका ओरिजिन देखने को मिला। इवन इनको कई काफी सारे लोगों ने वुहान वायरस का नाम भी दिया। बट कोई ऐसे पुख्ता तौर के ऊपर 100% कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर हमें अच्छे से नहीं मिल पाई कि इसका ओरिजिन आखिर हुआ कहाँ से। ठीक है, कुछ थ्योरीज बिल्कुल हैं, पर 100% उसको कंप्लीटली साइंटिफिकली नहीं प्रूव किया जा पाता इस चीज को ही। अब इसका कारण क्या है? कारण ये है कि डब्ल्यू के पास ना कोई भी ऐसा ग्लोबल फ्रेमवर्क नहीं था जो बात करे कि कोई पैथोजन या कोई पेंडेमिक कहाँ से आखिर ओरिजिन हुआ। अब फाइनली जाकर डब्ल्यू ने इस तरह का एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल फ्रेमवर्क यहाँ पे बना दिया है ताकि कैसे इन्वेस्टिगेशंस होंगी कि कोई पैथोजन का ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसके बारे में कैसे हमें जानकारी मिलेगी, उसके रिगार्डिंग हमारे पास अब कंप्लीट क्लैरिटी अब आने लग जाएगी। एक्चुअली ये जो फ्रेमवर्क है ना, इसको एस ए जी ओ क्या है? साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन ऑफ नोवल पैथोजन। ये एक आपका एडवाइजरी ग्रुप हमें देखने को मिलता है जिसके अंदर दुनिया भर के इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इसको बनाया किसने है? इस पर्टिकुलर ग्रुप को डब्ल्यू ने ही बनाया है। ये जो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का आपको एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का एक आपको एक ग्रुप देखने को मिल जाता है। अब यही पूरा इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रीमलाइन करेगा। जो भी गैप्स होंगे, इस आउटब्रेक कहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने में हमारी मदद करेगा। ये दरअसल में ना जो आपका ये जो ग्रुप बनाया गया है, ग्लोबल फ्रेमवर्क रदर से बनाया गया है, ये वन हेल्थ प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करेगा। वन हेल्थ मैंने अप्रोच आपको कई बार डिस्कस करी है कि यहाँ पर 3 चीजों का हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। एक तो हमारी हो जाती है क्या, एक एनवायरमेंट हेल्थ हो जाती है, ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ, यानी कि ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड है। अगर हम एनिमल हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जूनोटिक डिजीजेस इंसानों में फैलती हैं, जैसे आपका नीपा वायरस हो गया या इस तरह के और भी आपको एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर हम एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखते हैं तब भी ह्यूमन हेल्थ इंपेक्टेड है। तो दरअसल में ना ये तीनों की तीनों चीजें आपस में पूरी तरह से इंटर रिलेटेड है। तो ये जो आपका ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया गया है, दिस इज इन लाइन विद द वन हेल्थ अप्रोच। प्लस एट द सेम टाइम जैसे डब्ल्यू की इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस भी देखने को मिलती हैं, तो उसको भी यहाँ पर ये उसी लाइंस के ऊपर वर्क करता हुआ देखने को मिल जाएगा। इस फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इसके आने की वजह से हमें आउटब्रेक्स का अर्ली इन्वेस्टिगेशन देखने को मिल जाएगा। हम आसानी से इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे स्टार्टिंग वाले केसेस, सैंपल्स कनेक्ट कर पाएंगे एंड अकॉर्डिंगली जो भी वो पैथोजन हमारे सामने है ना उसके करेक्टरिस्टिक्स को हम डिफाइन कर पाएंगे। एक बार हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ गए फिर अकॉर्डिंगली उसके ऊपर काम किया जा सकता है, उसकी जीनोमिक स्टडीज की जा सकती है, फिर साथ ही साथ हम कोशिश कर सकते हैं कि कैसे उसके लिए वैक्सीन वगैरह बनाई जा पाए। ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन। प्लस कौन यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनिमल रिजर्वायर रहा है, इंटरमीडिएट होस्ट कौन रहा है, ठीक है ना। एंड इवन यहाँ पे ना रिवर्स जूनोसिस की भी बात यहाँ पे हो जाएगी। एक्चुअल में जूनोटिक डिजीज क्या होती हैं? जूनोटिक ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं एनिमल से ह्यूमन तक फैलती हैं।
पर जब मैं बात करता हूँ रिवर्स जूनोसिस की, यहाँ पर उल्टा होता है कि वो बीमारियां ह्यूमन से एनिमल तक फैल रही हैं। ठीक है, तो ये बातें भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसकी सिग्निफिकेंस दोस्तों यही है कि जो भी आपके लेट्स से आउटब्रेक्स आए हैं, क्या कोई ऐसा आउटब्रेक तो नहीं है जो लेबोरेटरी के अंदर हमारे जो बायो सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए थे, वो किसी ने वो बायो सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं करे। बायो सिक्योरिटी के ऊपर जो बातें हम करते हैं, क्या किसी ने वो नॉर्म्स ऐसा तो नहीं कि वो ब्रीच कर दिए। ठीक है ना, तो उस चीज को कंफर्म करना या उसकी पॉसिबिलिटी को एक्सक्लूड करना, ये हमें इसी फ्रेमवर्क के माध्यम से पता लग जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पर ये साइंटिफिक कोलेबोरेशन को भी बढ़ाएगा, इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी इंक्रीज हो पाएगी, एंड अर्ली डिटेक्शन सिस्टम हम यहाँ पे इसकी मदद से और भी अच्छे डेवलप कर पाएंगे। तो यानी कि जो भी आपके ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस होते हैं ना, उनको डिटेक्ट करना, उनको प्रिवेंट करना, उनको कंटेन करना, ये सभी चीजों के अंदर हमारा ये जो ग्लोबल फ्रेमवर्क है ये मदद करने जा रहा है। दोस्तों आज 10 तारीख है और आप जानते होंगे आज से 4 दिन बाद यानी कि 14 सितंबर को मनाया जाता है क्या, 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है हिंदी दिवस। एंड इसी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य के अंदर हम सेलिब्रेट करने आ रहे हैं प्रयागराज में। वहां पर बहुत सारे इवेंट्स भी होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ इस हिंदी दिवस वाले दिन जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसके रिगार्डिंग एक लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप वो फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। जो भी आपका इस पर्टिकुलर इवेंट का जो एड्रेस होगा वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा। तो डेफिनेटली आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। अकॉर्डिंगली हिंदी दिवस अच्छे से फिर सेलिब्रेट किया जाएगा 14 सितंबर को। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। ये थोड़ा देखो जो मुद्दा है ये थोड़ा स्टैटिक के साथ ज़्यादा लिंक्ड है। ठीक है, पर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में जैसे अब नई पार्लियामेंट फॉर्म हुई है डेफिनेटली, तो हमारी यहाँ पे कोशिश है कि फाइनलाइज कर पाए डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज पार्लियामेंट की, उसके ऊपर काम किया जा रहा है कि उनको अंदर कौन कौन मेंबर्स होंगे, उनको फाइनलाइज करने का जो पूरा प्रोसेस है ना वो चल रहा है। देखो एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ ना पार्लियामेंट्री कमेटी की, तो पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है, ये दरअसल में एक कमेटी होती है एमपीज की। इस एमपीज की कमेटीज के अंदर आपके लोकसभा के भी राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं। एंड इनको या तो हाउस के द्वारा अपॉइंट किया जाता है या फिर आपके जो स्पीकर है आपके लोकसभा के या चेयरमैन है आपके राज्यसभा के, वो यहाँ पर उनको नॉमिनेट करते हैं। दरअसल में अगर हम बात करें ना, तो आपको संविधान के अंदर आर्टिकल 105 देखने को मिलता है। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो यहाँ पर बात की जाती है कि क्या पार्लियामेंट की क्या पावर्स हैं, क्या पार्लियामेंट की क्या प्रिविलेजेस हैं, राइट। और साथ ही साथ इन मेंबर्स के साथ साथ जो कमेटीज बनेंगी उनकी क्या पावर्स और प्रिविलेज होंगी, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल 105 में लिखा गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें आर्टिकल 118 की, 118 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर बात करता है कि हर हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा उसके पास पावर्स हैं कि वो अपने रेगुलेशंस के लिए जो भी उनको कॉन्स्टिट्यूट करना है उनको कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उनके प्रोसीजर्स के लिए और उनके बिजनेस कंडक्ट के लिए वो जो भी हैं दे कैन मेक देयर रूल्स। तो ये आर्टिकल 118 और आर्टिकल 105 यहाँ से पावर होती है। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज का जो आपका पूरा का पूरा चीज है ना, ये दरअसल में ब्रिटिश पार्लियामेंट से ओरिजिनेट हुआ था, वहीं से हमने इस चीज को पिक किया है। अब यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, कमेटीज को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, एक है आपकी स्टैंडिंग कमेटीज एंड दूसरी आपकी एड हॉक कमेटीज। स्टैंडिंग कमेटीज क्या होती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज आपकी परमानेंट कमेटीज हमें देखने को मिल जाती हैं, जो कि आपकी आपकी आपके पार्लियामेंट के द्वारा जिनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने बात करूं, आप एस्टीमेट कमेटी की बात कर सकते हो, कल भी हमने इसका डिस्कशन किया था थोड़ा सा। यहाँ पर आपको 30 मेंबर्स देखने को मिलते हैं जो प्योरली लोकसभा से इलेक्ट किए जाते हैं, जिनका टेन्योर 1 साल का होता है। उसके अलावा आपके साथ जब हमने पैक डिस्कशन किया था, हमने देखा था यहाँ पर टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से मेंबर देखने को मिलते हैं, जिनका टेन्योर आपको 1 साल का देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बात करूं आपके पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की, यहाँ पर भी 22 मेंबर ही होते हैं और 15+7 वाला कॉम्बिनेशन यहाँ भी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं स्टैंडिंग कमेटीज, जिनमें से कुछ एग्जांपल फाइनेंशियल कमेटीज के मैंने आपको यहाँ पे दिए। इसके अलावा भी बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, जैसे कमेटीज टू हाउस कीपिंग कमेटी हो गया आपका, एथिक्स कमेटी हो गया, कमेटी ऑन पिटिशन एंड प्रिविलेज हो गया, इस तरह से बहुत सारी कमेटीज होती हैं। पर जब मैं बात करता हूँ एड हॉक कमेटीज की, तो एड हॉक का तो मीनिंग ही एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है। तो यानी कि एड हॉक कमेटी अपने आप में क्या हो जाती हैं, ये बन जाती हैं आपकी टेम्परेरी कमेटीज हमें देखने को मिल जाती हैं, जो किसी स्पेसिफिक बिल को रिव्यू करने के अंदर मदद करती हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लेते हैं कि जैसे एमपी लैड्स है, ये एमपी लैड स्कीम्स को किसी पर्टिकुलर कमेटी ने रिव्यू करना होगा ना, तो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए कमेटी बना दी जाएगी अलग से। ठीक है,
इस तरह से आपकी रेलवे कन्वेंशन के ऊपर कमेटी, तो यानी कि ना वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनेगी। जैसे ही वो पर्पस खत्म हो गया, वो अकॉर्डिंगली उनको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी अगर हम बात करें, इसके अलावा बहुत सारी स्पेशलिस्ट कमेटी हमें देखने को मिलती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज के वेलफेयर के लिए। कोशिश यही होती है कि एक तरह से ना यहाँ पर अच्छे से हम बिल्स को डिटेल में एग्जामिन कर पाएं, क्योंकि देखो इतने सारे बिल्स आते हैं तो हर किसी को पार्लियामेंट के अंदर उतनी डिटेल से शायद डिस्कस करना पॉसिबल नहीं रहता। प्लस हर पर्टिकुलर पॉइंट को निटी ग्रिटी में आके डिस्कशन करना, आपस में मिलजुल कर उनके ऊपर सहमति बनाना, ये थोड़ा सा आसान बन जाता है व्हेन इट कम्स टू पार्लियामेंट्री कमेटी। प्लस रिकमेंडेशंस ये देती हैं, एंड कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स को, ऑफिशियल्स को समन किया जा सकता है। एंड एक तरह से ना जो सरकार का काम है उसको रिव्यू करना, उसको स्क्रूटनाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद कर देता है आपका जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। एंड प्लस अगर हम नोटिस करें, यहाँ पर पब्लिक एंगेजमेंट का भी ऑप्शन एक रहता है, क्योंकि जो कमेटीज के माध्यम से जो लोगों का सुझाव है ना, उनको भी हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, एंड जो लॉज हम बना रहे हैं वो और भी स्ट्रेंथन होंगे। प्लस एट द सेम टाइम आपकी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो चेक्स एंड बैलेंस का भी काम करती हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकारी पॉलिसीज एंड साथ साथ सरकार को अकाउंटेबल रखने के अंदर इन सभी पार्लियामेंट्री कमेटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। स्टैंडिंग की बात कर दी तो परमानेंट बात कर दी, और मैं एडहॉक की बात करूंगा तो वो टेम्परेरी कमेटी को आप जिक्र कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है दैट इज बाइडेन टू होस्ट क्वाड समिट। देखो दरअसल में ये मुद्दा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट थोड़ा सा हमें बस बेसिक समझना चाहिए। एक्चुअल में क्या था, इस बार का जो आपका क्वाड का समिट था वो इंडिया में, मतलब इंडिया उसको होस्ट करने वाला था। पर फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि यूएस से इस पर्टिकुलर क्वाड समिट को होस्ट करेगा। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पर पहले क्वाड को थोड़ा समझ लेते हैं। क्वाड दरअसल में आप जानते हो 4 कंट्रीज, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों कंट्रीज का आपको एक फोरम देखने को मिल जाएगा, जिसका फोकस ये है कि हमारा जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, ये फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव रहे। ठीक है। इसको 2007 में हालांकि स्टैब्लिश किया गया था, बट बाद में 2017 के अंदर इसको और रिवाइटलाइज किया गया। उसके अंदर जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका बहुत बड़ा रोल यहाँ पे रहा था। तो क्वाड का फोकस डेफिनेटली रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉपरेशन, डिजास्टर रिलीफ हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, इन सभी पे रहता है। एंड अगर हम बात करें ना, तो काफी बार ऐसा भी कहा जाता है कि जो चाइना का रोल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो चाइना अपना एक्सपेंशनिज्म दिखा रहा है, चाइना रूल्स को यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा इंडो पैसिफिक के अंदर, उसको काउंटर बैलेंस करने के अंदर क्वाड का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब ये जो स्वैप हुआ, स्वैप का मतलब क्या है कि इस साल इंडिया की जगह के ऊपर यूएसए होस्ट करेगा और अगले साल यूएसए की जगह इंडिया होस्ट करेगा। ये यहाँ पे स्वैप की अगर हम बात करें ना, तो एक्चुअली में आप नोटिस करोगे कि अभी जो बाइडन जी हैं, ठीक है, जो अभी करंटली प्रेसिडेंट है आपके यूएसए के, उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर जापान के प्राइम मिनिस्टर की, किशिदा, जो फूमियो किशिदा वहाँ के आपके प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं जापान के, तो एक्चुअली में उनका लास्ट ये समिट होगा। ठीक है। और जो बाइडन तो डेफिनेटली अब रिटायर कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब वो प्रेसिडेंट के लिए नहीं खड़े हो रहे। तो अगली बार जो भी आपके प्रेसिडेंट होंगे, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप जी हों या कमला हैरिस जी हों, तो अकॉर्डिंगली वो अगले साल यहाँ पे भारत आएंगे क्वाड का समिट यहाँ पे अटेंड करने के लिए। प्लस अगर हम बात करें, ये जब इस तरह से स्वैप होता है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम ना ग्लोबल डिप्लोमेसी एडेप्टेबिलिटी के अंदर बिलीव करते हैं, और साथ साथ इंश्योर करते हैं कि जो की समिट्स है वो कंटिन्यू करते रहें। एक्चुअली में अगर हम नोटिस करो ना, तो जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में ना फर्स्ट क्वार्टर के अंदर यहाँ पर ये समिट नहीं हो पाया क्वाड का। इसका कारण यही था क्योंकि भारत में चुनाव चल रहे थे, अब यहाँ पर यूएसए में चुनाव चल रहे हैं, पर मतलब चुनाव चलेंगे अभी आने वाले दिनों के अंदर। तो फोकस यही है कि कैसे उन चीजों को बैलेंस किया जा पाए। प्लस अगर आप नोटिस करोगे तो यूएन जनरल असेंबली का भी अभी सेशन है आने वाले 10-12 दिनों के अंदर, राइट। तो उस समय के अंदर हम हर चीज को बैलेंस करते हुए क्वाड को भी कैसे रेलेवेंट रख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कंट्रीज में आपस में कोलैबोरेशन को दिखाता है, एंड क्वाड की कॉपरेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज को भी हाईलाइट करता है। बाकी अगले साल जो इंडिया इसको डेफिनेटली होस्ट करेगा, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात होगी, हमारी लीडरशिप को यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। प्लस ये समिट के अंदर आपका रीजनल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज, इन सभी को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है दैट इज विद रिगार्ड्स टू बैपी कोलंबो। अब आप पूछेंगे सर ये क्या मुद्दा है, ये तो बहुत ही अजीब सा वर्ड हमें साउंड करने को मिल रहा है। एक्चुअल में ना जब मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ बैपी कोलंबो, ये दरअसल में ना एक पर्सन का नाम रहा है। ये पर्सन एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, राइट। इन्होंने ना दरअसल में मरकरी को स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया था। मरकरी के ऑर्बिट को समझाने के लिए, दुनिया को पहुंचाने के लिए, वहां पर इन पर्सन का, बेपी कोलंबो जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब हुआ क्या, 2018 के अंदर यूरोपियन स्पेस एजेंसी और आपका जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसको आप जेक्सा के नाम से भी जानते हो, तो जेक्सा और ईएसए,
दोनों ने मिलकर ना 2018 के अंदर एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। एक्चुअल में इसमें दो कंपोनेंट्स थे, मैं डिस्कस करूंगा उन दोनों कंपोनेंट्स को। तो 2018 के अंदर इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। एंड क्योंकि बेपी कोलंबो जी का इतना इंपॉर्टेंट रोल रहा था मरकरी के अंदर, मरकरी को लोगों तक पहुंचाने के अंदर, मरकरी की स्टडीज को लोगों तक पहुंचाने के अंदर, तो इस वजह से इन्होंने उस पर्टिकुलर मिशन का जो नाम रखा वो बेपी कोलंबो ही रखा। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर 2018 में तो हो गया, अब हम आज 2024 में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है ना, ये जो स्पेसक्राफ्ट था इसने यहाँ पे कुछ फोटोज भेजी है मरकरी की। एंड उस फोटोज की वजह से हमें मरकरी का जो पोल्स हैं वो उनका बहुत अच्छा व्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो टोटल 6 असिस्ट फ्लाई बाय करने हैं इस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट को। यहाँ पर ऑलरेडी इसने 4 उनमें से कर लिए हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है सर ग्रेविटी असिस्ट का? देखो, ग्रेविटी असिस्ट का मीनिंग बहुत सिंपल होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वर्ड को भी। एक्चुअल में जैसे अगर हम बात करें, ये किसी और दूसरे आपको वेयोजर का एग्जांपल है, बट आपको इसका मीनिंग समझना है। एक्चुअल में होता क्या है ना, जब मान लो यहां से कोई आपका एंटिटी निकला इस तरह से, अब यहां पर क्या होगा, कहीं ना कहीं वो दूसरे प्लेनेट की ग्रेविटी के अंतर्गत भी आएगा, उसकी वजह से उसकी मूवमेंट चेंज होगी, है ना? क्योंकि यहाँ पर और भी तो है, जैसे आपका सैटर्न है यहाँ पे या जुपिटर है। तो जब ये पर्टिकुलर आपने जो भी स्पेसक्राफ्ट भेजा, ये किसी और प्लेनेट की ग्रेविटी के कांटेक्ट में भी तो आएगा, बिल्कुल आएगा। उससे क्या होगा, इसकी जो पाथ है वो थोड़ा बहुत बदलेगा, उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी बहुत बदलेगी। जब हम इंटेंशनली ये चीज करते हैं ना कि उसका पाथ चेंज करवाना हो, उसकी स्पीड चेंज करवानी हो, तब हम जब इस तरह से यूटिलाइज करते हैं ग्रेविटी को, उस चीज को बोलते हैं ग्रेविटी असिस्ट। आप पूछेंगे क्या फायदा क्या है ग्रेविटी असिस्ट का, अगर इससे पाथ चेंज हो गया या इसकी स्पीड चेंज होगी, उससे फायदा क्या हुआ? अरे फायदा ये हुआ कि इससे ना आपका जो भी प्रोपेलेंट था उसको हमें कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इससे जो कॉस्ट होती है ना वो काफी ज्यादा उस मिशन की कम हो सकती है। दिस इज द होल पॉइंट। तो ये ग्रेविटी असिस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसके रिगार्डिंग। तो 2018 में इसको लॉन्च किया गया था आपका ओरेन 5 रॉकेट, जो कि आपका फ्रेंच गुआना से यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। 2025 के अराउंड यहाँ पे ये मरकरी को ऑर्बिट करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि दो एजेंसीज हैं, एक है आपका ईएसए और एक है आपका जाक्सा। तो दरअसल में यूरोपियन स्पेस एजेंसी क्या कर रही है, वो इस प्लेनेट के सरफेस को और प्लेनेट के इंटीरियर को यहाँ पे स्टडी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये जो आपको कंपोनेंट देखने को मिल रहा है एमपीओ के नाम से, मर्कली प्लैनेटरी ऑर्बिटर, ये जो एमपीओ है ना, ये ईएसए नहीं बनाया है। एंड ये क्या करेगा, मरकरी के सरफेस को आपको मैप करेगा, उसको स्टडी करेगा, उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी टॉपोग्राफी, इन सभी चीजों को यहाँ पे स्टडी करेगा, उसके इंटीरियर को भी यहाँ पे अकॉर्डिंगली देखेगा। पर जब मैं बात करता हूँ जेक्सा की, जेक्सा के द्वारा क्या है, एमआईओ या इसको एमएमओ भी कुछ लोग बोलते हैं, मरकरी मैग्नेटोस्फेरिकल ऑर्बिटर। ये यहाँ पर ना इस प्लेनेट की मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटोस्फेयर, इसको यहाँ पर स्टडी करेगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से हमें कंप्लीटली एक आइडिया लगता रहेगा कि मरकरी की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्या इनसाइट्स हैं, किस तरह से वो सोलर विंड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये सारा आइडिया हमें इस तरह से लगता रहेगा। तो दोनों यहाँ पे मिलके ये बेपी कोलंबो नाम का ये मिशन इनके द्वारा रन किया जा रहा है। तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि पहली हमें फर्स्ट एवर इमेज मिली है जो आपके मरकरी के साउथ पोल की, प्लस यहाँ पे डेटा कलेक्ट करने के माध्यम से हमें पूरा एक आइडिया लगता रहेगा। हमें जनरल रिलेटिविटी के जो प्रिंसिपल्स हैं हम उनको भी टेस्ट कर पाएंगे, और अच्छे अच्छे इंसाइट्स आएंगे। ठीक है ना, कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो पूरा हमें क्लैरिटी यहाँ पे मिलती रहेगी। तो आई होप ये मिशन आपको समझ आ गया होगा। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है दैट इज विद रिगार्ड्स टू स्विस पीस समिट। अब थोड़ा सा समझते हैं इस स्विस पीस प्रोसेस के बारे में। एक्चुअल में ना अगर हम बात करें तो दरअसल में ये मुद्दा पूरा का पूरा जून का है। तो आज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अब बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं इसके बारे में कि इंडिया का क्या रोल फ्यूचर में रहेगा। दरअसल में क्या है, स्विस पीस समिट को ना हम यूक्रेन रशिया का पीस समिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, जून के महीने में फोकस ये था कि किस तरह से ये जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके लिए हम एक अच्छा सा सोल्यूशन ढूंढ पाए। ये जो आपकी सोल्यूशन ढूंढने के लिए ये पूरी प्रक्रिया थी, ये दरअसल में स्विट्जरलैंड के द्वारा मीडिएट करी गई। हालांकि कंट्रीज बहुत सारी थी, 80 से भी ज्यादा यहाँ पे हमें कंट्रीज देखने को मिलती हैं, पर स्विट्जरलैंड को इसलिए चूज किया गया क्योंकि स्विट्जरलैंड अपने आप में ना काफी न्यूट्रल उसकी पोजीशन हमेशा मानी जाती है। ठीक है, तो एक तरह से उसका जो न्यूट्रल स्टेटस था वो अच्छा स्टेटस माना गया एज अ प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग एंड नेगोशिएशन। अब इतना टाइम हो गया है, 2.5 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, तो डेफिनेटली इस चीज की रिक्वायरमेंट थी, बहुत सारी कंट्रीज का पार्टिसिपेशन भी था। पर अगर हम बात करते हैं ना भारत की, इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया ने डेफिनेटली इस समिट को अटेंड किया, बिल्कुल ठीक बात है। पर यहाँ पर ना हमने यहाँ पर जो ज्वाइंट कम्युनिक थी उसको हमने साइन नहीं किया।
जो यहाँ पे पूरा आउटकम निकल के आया उसको हमने साइन नहीं किया। हमने साइन इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर ना रशिया इस पर्टिकुलर चीज का पार्टिसिपेट नहीं था, और हमने कहा कि एक ऐसा सॉल्यूशन या एक ऐसा ऑप्शन जो दोनों की दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो, तभी उससे लंबे समय तक पीस एस्टेब्लिश हो सकता है। और हमने यही बोला कि डायलॉग एंड जो डिप्लोमेसी है उसी के माध्यम से इस पर्टिकुलर जंग का फैसला होगा। तो क्योंकि रशिया इसका पार्टिसिपेंट नहीं था तो हमने यहाँ पे इसको साइन नहीं किया। प्लस एट द सेम टाइम हमारी कोशिश ये थी कि सब लोग मिलकर यहाँ पे इस लास्टिंग पीस के अंदर यहाँ पर काम करें। अब क्योंकि इंडिया यहाँ पर हमने इसको साइन नहीं किया था, इंडिया ने इस चीज से अपने आप को डिसएसोसिएट कर दिया था, तो इंडिया का क्या रोल रहेगा रशिया यूक्रेन क्राइसिस के अंदर आगे फ्यूचर के अंदर, ये चीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठ गए हैं। तो स्विस पीस प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करें ना, तो न्यूक्लियर सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज, सब चीजों की यहाँ पे बात करी गई थी। पर इंडिया ने यहाँ पे बात करी है कि क्योंकि रशिया इसका पार्टिसिपेंट नहीं था तो हम इसके रिगार्डिंग इस पर साइन नहीं करते, क्योंकि इससे लॉन्ग लास्टिंग पीस हम नहीं देखते कि इससे लॉन्ग लास्टिंग पीस आ जाएगा। तो थोड़ा सा इंडिया के ऊपर डिप्लोमेटिक पोजीशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स उठते रहते हैं इस चीज के रिगार्डिंग, बट हमने इस पूरे मुद्दे को समझ लिया कि आखिर ये स्विस पीस प्रोसेस था क्या। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू बोलीविया के बारे में। बोलीविया के अंदर ना नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, और इसका कारण क्या है? इसका कारण है फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स इतने मैसिव लेवल के ऊपर देखने को मिली है कि देश के अंदर इंटरनेशनल या सॉरी नेशनल इमरजेंसी ही डिक्लेयर कर दी गई। यहां पर आप थोड़ा सा बोलीविया की लोकेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर अगर आप अंडरस्टैंड करते हो ना, थोड़ा ज्योग्राफी को अच्छे से समझते हो, तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर से आपको एक माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं, जिसका नाम क्या है? एंडीज माउंटेन रेंजेस। अब बोलीविया अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्री बन जाता है, क्योंकि इसका कुछ एक हिस्सा ऐसा है जो आपका एंडीज माउंटेन के अंदर आपको लोकेटेड देखने को मिल जाएगा, एंड कुछ हिस्सा ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपको अमेजोन बेसिन का पार्ट देखने को मिल जाएगा। राइट, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको ये कंट्री देखने को मिल जाती है, क्योंकि अमेजोन आपके जो रेन फॉरेस्ट है, इनके अंदर हमें लगभग हर साल ही आग देखने को मिलती है, इनके अंदर हर साल फॉरेस्ट फायर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस साल भी सिमिलर केस ही है। बस इशू क्या है कि ये जो फॉरेस्ट फायर है बहुत मैसिव लेवल के ऊपर हो चुकी है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें बोलीविया की, तो बोलीविया आपको साउथ अमेरिका, वेस्टर्न सेंट्रल साउथ अमेरिका के अंदर सॉरी, एक लैंडलॉक कंट्री देखने को मिल जाती है। इनको साइमन बोलीवर के नाम के ऊपर यहाँ पे रखा गया था, जो कि यहाँ के इंडिपेंडेंट फाइटर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी इसकी कैपिटल सिटी की आप यहाँ पे बात कर सकते हो एंड पर, हालांकि जो सरकार और जो इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो हमें लापास देखने को मिल जाती है। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है विद रिगार्ड्स टू लेक टिटिकाका। दरअसल में ना यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पाओगे लेक टिटिकाका, तो यहाँ पर आपको ये पेरू और बोलीविया में लोकेटेड देखने को मिल जाती है, जो कि दुनिया की हाईएस्ट नेविगल लेवल लेक के नाम से जानी जाती है। एंडीज माउंटेन के अंदर ही लोकेटेड है, एंड साथ ही साथ साउथ अमेरिका के अंदर ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है। तो ये लेक टिटिकाका की लोकेशन भी आप यहाँ पे समझिएगा। अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। आज के आपके दो एमसीक्यूज रहेंगे। पहला आपका वक्फ के बारे में है, ठीक है, काफी न्यूज में रहा है पिछले कुछ महीनों के अंदर, तो थोड़ा सा आप इसको समझिएगा एंड मुझे इसका आंसर आप बता सकते हो। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा ईस्ट टेम्पेज के बारे में। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ईस्ट टेम्पेज को करेक्टली डिफाइन करती है? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल दोस्तों मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, एक था ऑपरेशन इंद्रावती के बारे में। देखो दरअसल में जो हमने इंडिया के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती रन किया गया था, वो दरअसल में हेटी के कॉरस्पॉन्डिंग ही यहाँ पे हमने रन किया था, ताकि जो भी हमारे नेशनल हैं वो जहां पर फंसे हुए हैं उनको यहाँ पर हम वापस लेकर आ पाए। एक्चुअली वहां पर ना बहुत सारे क्रिमिनल गैंग्स हमें देखने को मिलते थे, इस वजह से वहां पे ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया था। दोस्तों जब मैं बात करता हूँ ना ऑपरेशन कावेरी की, ऑपरेशन कावेरी दरअसल में ना सूडान के साथ लिंक्ड है, यूक्रेन के साथ लिंक नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन कावेरी, इसको यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया गया। ऑपरेशन कावेरी हमने लॉन्च किया था जो हमारे इंडियन सिटीजन फंसे हुए थे सूडान के अंदर, वहां से उनको निकालने के लिए रन किया था। पर जो ऑपरेशन गंगा था वो हमारे जैसे बहुत सारे जो मेडिकल के बच्चे थे जो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए थे, और भी जो बहुत सारे हमारे सिटीजन थे, उनको यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए हमने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था यूक्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग। ऑपरेशन दोस्त की दोस्तों मैं बात करता हूं, तो दोस्त जो है ना ये टर्की के कॉरस्पॉन्डिंग ही है। इवन टर्की के साथ साथ आप सीरिया को भी ऐड कर सकते हो। हुआ क्या था, 2023 की स्टार्टिंग के अंदर टर्की और सीरिया में हमें एक बहुत मैसिव लेवल के ऊपर अर्थक्वेक देखने को मिला था। तो उस समय भारत के तरफ से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर यहाँ पे मदद करी गई टर्की एंड सीरिया की। तो उस समय यहाँ पे ऑपरेशन दोस्त हमने यहाँ पे रन किया। तो डेफिनेटली आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 तो ठीक है, पर 2 एंड 4 ना आपके इंटरचेंज है। तो दरअसल में दो ऐसे पेयर्स हैं जो हमें यहाँ पे करेक्टली मैच देखने को मिलते हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी ओनली 2। इसके अलावा मैंने आपके ऑकस के बारे में पूछा था। देखो जिन बच्चों को पता है, डेफिनेटली ऑकस के अंदर आपका ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस आ जाते हैं, इसमें तो कोई डाउट की बात होनी ही नहीं चाहिए। पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो सेकंड बात कह रहा है
कि ऑस्ट्रेलिया आपका न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन यहाँ पे रिसीव करेगा। ये बात तो यहाँ पे करेक्ट है, पर ये जो आगे वाली इसने बात लिखी ना कि यहाँ पर आपको न्यूक्लियर वॉरहेड से इक्विप देखने को मिल जाएगा, ये बात अपने आप में गलत हो जाती है। यहाँ पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिलेंगी, यस, पर उनके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं होंगे, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था ना, तो इसलिए आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन किया करो। मैंने आपको बहुत डिटेल में ये पढ़ाया हुआ है ऑकस के बारे में, कैसे 2021 के अंदर तीनों देशों के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया जाता है, एंड फोकस यही था कि कैसे यहाँ पर आपको 8 नई सबमरीन्स देखने को मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट बात इस यहाँ पे ये भी हो जाती है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस ने ना अपनी जो न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी थी वो किसी और एलआई के साथ शेयर करी है अदर देन द यूके। तो इससे कहीं ना कहीं दिखता है कि ऑस्ट्रेलिया की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी पिछले दिनों के अंदर हमने डिस्कस भी किया था डीजल पावर्ड और आपका जो इलेक्ट्रिक डीजल इलेक्ट्रिक या न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के अंदर क्या अंतर होता है। हमने डिस्कस किया था कि कैसे न्यूक्लियर पावर्ड के अंदर क्या फायदा हमें देखने को मिलता है। यहाँ फायदा यही है कि वो काफी लंबे टाइम तक, इनडेफिनेट पीरियड तक वो पानी के नीचे रह सकती है। देखो सबमरीन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ही क्या, वो यही तो कंपोनेंट है कि उनको डिटेक्ट करना अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अंडर वाटर यहाँ पे वर्क करती हैं, राइट। अब डीजल इलेक्ट्रिक के अंदर दिक्कत ये आती है कि ना बार बार उनको पानी के ऊपर आना पड़ता है ऑक्सीजन लेने के लिए, अकॉर्डिंगली वर्क करने के लिए। तो ये एक इशू हमें देखने को मिलता है डीजल इलेक्ट्रिक के अंदर। पर न्यूक्लियर पावर्ड के अंदर ये कैपेबिलिटीज और ज्यादा इंप्रूव हो जाती हैं, जिस वजह से उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी करी हुई हैं। आज का आपका होमवर्क ये 4 स्टेटमेंट्स रहेंगी ट्रू फॉल्स के कॉरस्पॉन्डिंग। इनका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, पहला था गुड स्टेट बैरोमीटर के बारे में। यहाँ पर कह रहा है कि जो डाटा होगा ये आपका मंथली बेसिस के ऊपर नहीं बल्कि आपका क्वार्टरली बेसिस के ऊपर पब्लिश किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। पैक की बात करें तो डेफिनेटली हमने देखा था 15 प्लस 7 मेंबर्स यानी कि टोटल 22 मेंबर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये करेक्ट है। मदरा रिवर की अगर हम बात करें तो दरअसल में आपका बोलीविया एंड ब्राजील के बॉर्डर के पास में देखने को मिलती है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।